नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम यूपीपीसीएस स्पेशल आरओ स्पेशल के लिए यूपीपीसीएस में अब तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित हम एक सीरीज चला रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में इससे पहले मैंने इकोलॉजी एनवायरनमेंट के 2022, 21, 20, 19 और 18 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, उसका एनालिसिस किया है। आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में सबसे पहले हम यूपीपीसीएस पीवाईक्यू 2020 में जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे 1 to 1, राइट। और उसको विथ एक्सप्लेनेशन करना है ताकि आप अगर 20 क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। पीवाईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या उस एरिया से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिस एरिया से अब तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है। यूपीपीसीएस 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती, राइट। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से पदाधिकारी हैं जिससे हटाने में संसद का कोई रोल नहीं होता। आपके पास है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं इनको हटाने में संसद की भूमिका होती है। जबकि आपका जो तीसरा है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इसे हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती क्योंकि जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और पदच्युत भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, यह एक आईएएस का पद होता है। यह कंपटीशन या प्रतियोगिता के द्वारा होता है, जैसा कि आप जानते भी हो, इसलिए इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती। आपके पास ये विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है डी, केवल 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। आपके पास 4 विकल्प हैं। राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में। जो पंचायती चुनाव होता है, जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग, इसका सही जवाब होगा। किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 243 के तहत एक राज्यों में जो चुनाव होगा, स्थानीय जो निर्वाचन चुनाव होता है उसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो स्थानीय चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? जैसा कि आप जानते हैं, चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रीय तिरंगा हो या फिर कैलेंडर हो, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, तो इनको कब अपनाया गया था, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो लोक सेवा आयोग 2020 में भी ये प्रश्न पूछ लिया था कि राष्ट्रीय ध्वज को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था संविधान द्वारा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ आर्टिकल दिए हुए हैं, उससे संबंधित जो सब्जेक्ट है, प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए मिलाते हैं। अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाअभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 का संबंध उपराष्ट्रपति को हटाने से है। अनुच्छेद 94 का स्पीकर को हटाने से है। अनुच्छेद 90 का संबंध राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है, राइट। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो आपका है 3, 2, 3, 4, 1 आपका सही है। 2, 3, 4, 1 सही है। सी जवाब आपका सही होगा, राइट। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो आप याद रखना, बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 ख में दिया है। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया किसमें है? 94 में है। यहाँ से दोबारा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस आर्टिकल को आप अपने ध्यान में रखना, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की आयुक्त नहीं, यहाँ संयुक्त होना चाहिए, संयुक्त बैठक हो सकती है। आपके विकल्प है सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान होता है वो सामान्य विधेयक के लिए होता है, न कि संविधान संशोधन विधेयक या वित्त विधेयक से संबंधित है। और आप ये भी जानते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है सामान्य विधेयक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण है, क्या कारण कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं, इन सब चीज़ों पे बात की गई है। कथन कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। अगर हम बात करें साथियों, तो बिल्कुल भारत को संघात्मक व्यवस्था या भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। अर्ध संघात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, इसमें इसकी जो आत्मा है वो एकात्मक है। कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है अपने ढांचा में तो संघात्मक है, परंतु आत्मा इसकी एकात्मक है। कारण कह रहा है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल सही है, जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। बिल्कुल भारतीय जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, जैसा कि आप जानते हैं। इसका जो विचार है, जो चीज़ें हैं, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो जुडिशियल रिव्यू है, यह भारतीय न्यायपालिका जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकती है, दोनों को अधिकार है। ये दोनों कथन सत्य हैं, परंतु एक कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके पास दो कथन दिए गए हैं। महान न्यायवादी जनरल अटार्नी की बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का जो महान न्यायवादी होता है वो भारत का प्रथम विधिवेत्ता होता है, केंद्र सरकार का प्रथम विधिवेत्ता होता है, राइट। वो सर्वोच्च विधिक अधिकारी कहा जाता है। तो दो कथन है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा, योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी को महान न्यायवादी घोषित राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है जिसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष हो। दूसरा कथन कह रहा है कि महान न्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि महान न्यायवादी को जो भी वेतन भत्ता मिलता है वो संसद निर्धारित नहीं करती, बल्कि वह राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो महान न्यायवादी का पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राइट। तो आइए हम देखते हैं कौन सा कथन सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन एक सही है, दूसरा गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, राइट। आपके पास 4 आर्टिकल दिए गए हैं, उनके सब्जेक्ट दिए गए हैं सामने, और ये पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A अगर हम बात करें तो सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सुमेलित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यही सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं है? क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का संबंध आर्टिकल 48 से न होकर किससे है? आर्टिकल 50 से है, राइट। और अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में पर्यावरण एवं पशुओं से संबंधित सब्जेक्ट शामिल है। जैसा कि आप 48A के बारे में अगर हम बात करें तो वो पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण, इन सबसे संबंधित है, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ठीक है, आपके पास 4 विकल्प हैं। गोलकनाथवाद 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में, सज्जन सिंह वाद, किस में ये जो आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे की बात की गई है? तो आपका सही जवाब होगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में, राइट। तो इसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। केशवानंद भारतीवाद ये केरल से संबंधित हैं, राइट। तो इसमें कहा गया आधारभूत ढांचे का क्या मतलब होता है? आधारभूत ढांचे का मतलब होता है संविधान का वह भाग जिसको
अगर संविधान से हटा दिया जाए या संशोधित कर दिया जाए तो संविधान का पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा या गिर जाएगा। आधार से मतलब ऐसे समझना कि जैसे कोई बिल्डिंग है, उसकी नींव, अगर नींव को ही हटा लिया जाए तो बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं होता। तो जैसे आधारभूत ढांचे में क्या आता है, आधारभूत ढांचे में आता है कि जैसे लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, लोकतंत्र, संप्रभुता, हम भारत के लोग, उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, नागरिकता, ये सब हमारे आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वे भी आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती हैं, राइट। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। 10, 12, 13, 14। आपका सही जवाब क्या होगा, 12। जैसा कि आप जानते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो टोटल मुख्यमंत्री सहित कितने 15% सदस्य होते हैं, लेकिन जब न्यूनतम बात की जाए तो न्यूनतम 12 सदस्य हो सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि जो सिटीजनशिप होती है, नागरिकता होती है, उससे संबंधित कौन से आर्टिकल हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में उल्लिखित है, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। भाग 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन सबसे बड़ी समिति होती है। अगर हम सदस्य के आधार पर देखें तो लोक लेखा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से। अगर प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसके टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। लोक उपक्रम अगर समिति की बात करें तो यहाँ भी 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7। याचिका समिति में मात्र 15 सदस्य होते हैं। तो इस हिसाब से आपका प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति का मुख्य काम क्या होता है, यह प्राक्कलन करना, यह आकलन करना कि जो भी बजट आवंटित किया गया है वह नियमानुसार है। इसके अलावा कैसे कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है, मितव्ययता को बढ़ाया जा सकता है, जो भी भारत के पास संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसका उपयोग किस आधार पर किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर संचालन किया जा सकता है, राइट। इन तमाम चीज़ों का कार्य प्राक्कलन समिति का होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपके पास एक तरफ क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है और एक भाग दिया हुआ है। एक तरफ मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, बिल्कुल। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है और 4 क में मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। राज्य भाग 6 में है, बिल्कुल। केंद्र जो है 5 में है। भारत का महान न्यायवादी 13 में नहीं है, क्योंकि भारत का महान न्यायवादी किसका हिस्सा है, यह केंद्र सरकार का हिस्सा है और केंद्र सरकार का हिस्सा होने के नाते इसे भाग किस में होना चाहिए, 5 में होना चाहिए। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 में है, बाकी सब सुमेलित है। आपका सी सुमेलित नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 इ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ठीक है, 3 आर्टिकल जो है 371 के तहत राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है, जिसमें लगभग 11 राज्य शामिल हैं। तो इसमें 371 इ के तहत कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो ये आपका सही जवाब क्या होगा, हैदरा और कर्नाटक इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगर हम नागालैंड की बात करें तो यह 371 ए के तहत आता है, 371 ए के तहत नागालैंड आता है। और महाराष्ट्र गुजरात की बात करें तो यह 371 के तहत शामिल है, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन इसमें से कौन सा आर्टिकल करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है एक संवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय है। जब सांविधिक निकाय है तो कोई भी आर्टिकल इसका उल्लेख नहीं करेगा, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ओके, केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर हम बात करें तो मेरे साथियों ये 1964 में इसका गठन किया गया था। एक संथानम समिति आती है जो कि 1962 से 65 के बीच में है। उसके निर्देश के अनुसार उसके जो है रिकमेंड पे केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्य कार्य भ्रष्टाचार से संबंधित है, राइट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
फिर सुमेलन का है अंतर्राज्यीय परिषद 263 में सुमेलित है, वित्त आयोग 280 सुमेलित है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का सुमेलित है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में सुमेलित है। तो इसमें सभी सुमेलित है, परंतु यूपी सरकार, यूपी जो है गवर्नमेंट ने, यूपी लोक सेवा आयोग ने सी इसका जवाब माना था, जो कि राइट नहीं है। राइट, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। इसमें पूछा गया कि अनुच्छेद जो 3 है उसके तहत संसद के कानून द्वारा क्या संभव नहीं है। नए राज्यों का गठन संभव है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद किस में है, आर्टिकल 2 में दिया गया है। ठीक, नए राज्यों का गठन और प्रवेश में दोनों में अंतर है। गठन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास भूखंड है, जो भी राज्य है, स्टेट है, उनको तोड़ के उनको मिला के गठित किया जाना। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम तेलंगाना राज्य की बात करें, 2011 में तेलंगाना का जो गठन हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुआ था। ठीक है, तो ये गठन है। प्रवेश का मतलब होता है कि कोई बाहरी क्षेत्रफल, कोई बाहरी भूखंड या कोई बाहरी राज्य जो भारत में प्रवेश करे। राइट, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सिक्किम को ले सकते हैं, तो इस तरह से वो प्रवेशी ये 2 में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तृतीय तल कब जोड़ा गया था। तो 90, 91, 92, 93 आपके पास ये जवाब है। तो 1992 में तृतीय तल जोड़ा गया था। इसका मतलब होता है कि देखो, आपके पास 3 सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो होती है उसी को तृतीय तल कहा जाता है। तो इसे 1992 में जोड़ा गया था और लागू कब हुआ था, तो 1903 में लागू हुआ था। 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट इससे संबंधित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में किए गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं किस भाग में किए गए हैं। अगर हम भाग की बात करें तो भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। राइट, तो आपका सही जवाब क्या होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लगभग ये जो है आपसे 2020 में पॉलिटी का जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें लगभग 20 प्रश्न शामिल है। 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछा गया था यूपीपीसीएस द्वारा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो अब हम 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।